सबसे पहले सभी का स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 6 हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है रिक्त स्थान में वो दिया गया, यदि xi वर्गीकृत आंकड़े है वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु है। ये हमें पता है कि ये जब माध्य निकालते हैं हम किसी विधि में, तो जब हम xi निकालते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु होते हैं। दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करते हैं, उनको आधा यानी बीच से मध्य बिंदु निकालते हैं। और fi उनकी बारंबारताएं होती है। तो हमें बताना है कि जो माध्य हम निकालते हैं उसमें सिग्मा fi xi माइनस समान माध्य का मान जो है बताया गया वो कितना होगा। ठीक है, सिंपल समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है, यदि हम प्रत्यक्ष विधि से भी निकाले तो हमारा फॉर्मूला होता है fi बटे में xi। बटे में क्या होता है, सिग्मा fi। ये हमारा समांतर माध्य, नॉर्मल से नॉर्मल माध्य निकल रहा है। वैसे हम इसको ये भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi बट्टे में fi की जगह में n भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर माध्यक से सीखा है कि जो सिग्मा fi यानी fi बारंबारता का जोड़ होता है वो बराबर होता है n के। माध्यक से हमने सीखा तो उसका हम n लिख सकते हैं। और इसके बराबर में होता है क्या, उसके बराबर में माध्य तो हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इसी में बता रहा हूँ। यहाँ पर सिग्मा fi xi तो एज इट इज रहेगा। ये बट्टे में जो n है वो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, n जो माध्य है उसके साथ गुणा करेगा। ठीक है, ये एक समीकरण एक बार हम कंप्लीट करके रख देते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि वैसे हमें एक चीज पता है कि जो हम माध्य निकालते हैं सिग्मा fi और xi करते हैं, वो हमें पता है कि जो हमारा टोटल सिग्मा fi xi होता है उसमें से हम क्या करते हैं, जो ये माध्य निकालते हैं, इसका मतलब क्या दिया गया है कि माध्य हम जो निकालते हैं वो पूरी जो हमारी सारणी होती है प्रथम से लेकर आखिरी संख्या तक, जिनका हम जोड़ भी करते हैं तो वो क्या आता है, n होता है। उसी का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माध्य जो होता है वो निकालते हैं और वही माइनस करने के लिए हमें यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी में समीकरण 1 लगाएंगे। समीकरण 1 क्या थी कि सिग्मा fi xi किसके बराबर था, n, ये बट्टा नहीं है, ये सिर्फ लाइन खींच दी है, और माध्य के बराबर। और बराबर माइनस में क्या दिया है यहाँ पर, n और माध्य। अब n माध्य से घटेगा तो क्या बचेगा आंसर में, 0। तो इस खाली स्थान में उत्तर क्या आएगा, 0। आगे जो हमें सवाल नंबर 2 दिया गया, इसके लिए हमें चाहिए ग्राफ, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब इस प्रकार ग्राफ बनाते हैं x y x, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे सेंटर में 0 होता है। ठीक है, ये हमारा चतुर्थांश पहला, फिर दूसरा, फिर आगे तीसरा, चौथा चलता रहता है। यहाँ पे जो पहली संख्या दी है वो माइनस की और पहली संख्या x की होती है। जो कहाँ पर आएगी, वो आएगी x में माइनस इस तरफ होता है तो -4 कहीं यहाँ पर होगा, और 5 जो कि y का मान है, और ये होगा प्लस का, तो y में प्लस का मान यहाँ कहीं आता है। ठीक है, तो -4 और +5, तो ये किस बॉक्स में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में। तो हमें चतुर्थांश का नाम लिखना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये हमारा आ रहा है द्वितीय चतुर्थांश। इसी में आगे हमें दिया गया है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें यहाँ दिया गया है 5 कोट स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सारणी का प्रयोग करना है, सर्व समीका का, माफ कीजिएगा। कोट और कोसेक उसकी एक सर्व समीका होती है। हम सभी को पता है कि हम या तो कोट में या कोसेक में एक सर्व समीका का प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन सी होती है ये समझ लेते हैं। वो होती है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीका का प्रयोग हमने पहले भी किया हुआ है और इसी का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले 5 कोट स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रहेगा -5, और कोसेक की जगह हम कोसेक का ये मान रख सकते हैं जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
फिर हमें क्या करना है, ये 5 कोट स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रहेगा, इसे हम हल करते हैं तो 5 की गुणा x से करने पे क्या आएगा 5, फिर माइनस बाहर है अंदर प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 की गुणा कोट स्क्वायर थीटा से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 5 की गुणा कोट स्क्वायर थीटा से करेंगे तो हो जाएगा 5 कोट स्क्वायर थीटा। तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा और माइनस का 5 कोट स्क्वायर थीटा एक दूसरे से क्रॉस हो गए, तो क्या बचा माइनस का 5, यही हमारा इसमें मान रह जाएगा। आगे वाले सवाल में दिया दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन दोनों घटकों के आयतनों के क्या योग के क्या रहेगा बराबर, कैसे रहेगा आइए समझ लेते हैं। देखिए ये कह रहा है दो ठोस है हमारे पास, ठीक है, हम समझ लेते हैं वो ठोस गोले हमारे पास दो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है, और इन दोनों का आयतन तो हमें दिया गई है, ठीक है, जो भी है हमें क्या करना है इन दोनों को पिघलाकर और एक बड़ा गोला बनाना है इन दोनों के, मतलब जितना भी है, जैसे मान लीजिए 3 है, ये 3 है या 2 जो भी है, इनके योग से गोला बनेगा तो उसका एक आयतन आ जाएगा। ये कह रहा है कि उन दोनों ठोस का आयतन क्या इस तीसरे आयतन के बराबर आएगा, बिल्कुल जी, दोनों का योग करेंगे तो वो तीसरे के आयतन के बराबर ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को पिघला के ही तो तीसरे को बनाया गया है, तो उनके आयतनों का योग क्या होगा बराबर। आगे सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है, जो बंटन हमारे सामने उनका माध्य निकाला, और माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इन संख्याओं को क्या करना था योग करना होता है, और भाग में जितनी संख्या उसका भाग लगाना है, तो संख्या है 1 2 3 4 5, तो योग आएगा देखिए 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, और भाग में कितना है 5, तो भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास माध्य 5 आ जाएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर जो 6 हमें यहाँ पर दिया गया है वो है एक एपी का रिलेटेड क्वेश्चन है 5वीं प्रश्नावली से। इसमें हमें सबसे पहले दिया है ए, फिर इनसे हम डी भी निकाल सकते हैं, A2 A3 इनसे A4 तक है। 26वां पद हमें ज्ञात करना है क्या होगा, देखो 26वें पद के लिए हमें क्या करना, 26वें पद की यहाँ पर समीकरण लगा देते हैं जो होती है ए प्लस जितने पद है उससे कम करके डी से गुणा कर लो, ठीक है। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, ए हमारे पास है 7, 25 गुणा में डी, और डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 माइनस कर दो, A2 है 4 माइनस A1 तो आएगा माइनस का 3, तो यहां से देखते 7 है प्लस 25 की गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा 75, किसका माइनस का। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 7 है प्लस माइनस माइनस 75, 75 में से जब 7 जाएगा तो आएगा 68, और वो भी किसका आएगा बड़ी संख्या का माइनस, तो ये हो गया हमारा वो 26वां पद। आगे है तीसरा प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें हमें दिया गया किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या भी हमें दे दी है 7 सेमी, तब त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का सूत्र हमें लगाकर, या चाप की लंबाई हमें एक्चुअली ज्ञात करनी है। तो जैसे आपको पहले ही बताया गया था, जब भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हो या पूछा हो और साथ में चाप की लंबाई भी दी गई हो पूछा गया हो, तो फॉर्मूला रहता है हमारा यहाँ पर 1/2 L गुणा में R बराबर में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें हमें त्रिज्याखंड या चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, 1/2 गुणा में जो चाप की लंबाई वो L जो हमारे पास है नहीं, R यानी त्रिज्या हमारे पास है 7 सेमी, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है 77। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चाप की लंबाई हमें चाहिए उसको हम रख देंगे, बराबर में 77 है, इसके साथ जो गुणा में है वो चला जाएगा भाग में, और जो भाग में है वो चला जाएगा गुणा में, तो चाप की लंबाई आ जाएगी 7 से 77 जाएगा 11 बार, और 11 गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 22 सेमी, और ये आ गया हमारी चाप की लंबाई। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 2 प्रायिकता से। इसमें सिंपल सा सवाल हमें दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर एक थैला है जिसमें 4 लाल गेंदे हैं, 6 काली गेंदे हैं, एक गेंद हमें निकालनी है और प्रायिकता क्या होगी गेंद काली हो। तो देखो सबसे पहले हम कुल परिणाम लिख देते हैं, कुल परिणाम कितना आ रहा है, कुल परिणाम आ रहा है हमारे पास
जितनी भी गेंदें हैं, चाहे लाल, काली, पीली, उसको हम प्लस कर देंगे कुल के लिए। जितनी भी हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 5 हो, उन सभी गेंदों को हम प्लस कर देंगे। तो कुल परिणाम आ गया 10 गेंदें। अब हमें निकालना है, लाल गेंदें थी हमारे पास 4 और काली वाली गेंदें थी हमारे पास 6। हमें क्या करना था, काली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना थी। उसका फॉर्मूला रहता है संभावित परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम हमें क्या पूछिए, काली गेंद। तो काली गेंद कितनी है 6, बट्टे में कुल परिणाम कितना है 10। कट रहा है तो हम काट देंगे, 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 10 बार, और नहीं कटता तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाता, आंसर। सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है, एक आयताकार कागज की लंबाई हमारे सामने है, चौड़ाई हमारे सामने है। कागज की लंबाई में को मोड़ने पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, सबसे पहले इस कागज से ही बेलन बनेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना ये कागज है। और कागज कितना है वो हमें यहाँ दे दिया गया है, आयताकार कागज और लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयताकार कागज का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल उतनी होगा, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 28 और चौड़ाई हमारे पास है 14। दोनों ही गुणा करने पे हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 392 वर्ग सेमी। और ये किसके बराबर है, उस बेलन के बराबर है। तो क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर इतना पेज कोई कागज होता, इसी कागज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 392, और इसी कागज को घुमा के कोई आकृति बनानी है, तो उसका क्षेत्रफल उतना होगा जितना इस कागज का है, और इस कागज का हमने पहले ही निकाल लिया है। तो उस बेलन का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 392 वर्ग सेंटीमीटर। आगे सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 में दिया है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 1:3, यानी त्रिज्या है 1 और ऊंचाई का अनुपात है 3। बेलन का आयतन हमें पहले से दिया गया है, बेलन की त्रिज्या में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन दिया हो चाहे पूछा हो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। आयतन हमें दिया गया है और आयतन जितना दिया उसके नीचे हम आयतन लिख देंगे, ये है 3234 वर्ग माफ कीजिएगा घन सेमी, क्योंकि यह आयतन है। बराबर में पाई की जगह हम पाई का मान रख देंगे। आर जो त्रिज्या हमें दे रखी है उसको हम रख देंगे, कितनी दे रखी है हमारे पास त्रिज्या, देखिए हम ध्यान से देखते हैं तो त्रिज्या एक्चुअली हमसे पूछी गई है, तो त्रिज्या को हम एज इट इज वैसे का वैसे ही रख देंगे, ठीक है। और इसका अनुपात है, अनुपात के हम गुणा कर देंगे तो त्रिज्या 1 ही है, और 1 का अनुपात से गुणा करेंगे तो 1 ही आने वाला, तो r² ही रहेगा। गुणा में h का अनुपात है 3, तो 3 की गुणा h से करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब हम यहाँ h नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई वो दोनों बराबर है। इसको हम x मान सकते हैं, तो दोनों को x कर देते हैं यहाँ पर, या दोनों को r कर देते हैं। ये अनुपात दोनों के बराबर ही है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1 और 3 है। तो अगर इसको हम 1r लिख सकते हैं तो इसको 3r लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हम, यहाँ पे 3234 है, इधर जो हमारे पास गुणा में संख्या है वो चली जाएगी भाग में। 122 गुणा में तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। 7 जो भाग में वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, गुणा में तो जाना ही है। ये 3 भी जो गुणा में है वो चला जाएगा इधर भाग में। अब यहाँ पे बचा r² और एक सिंगल r, गुणा करने पे हो जाएगा r³। यहाँ पे जो उसके बाद हम देखते हैं कि जो कट रहा है हम उसे काट देंगे, और जो अंत में बचेगा उसको हम गुणा कर देंगे, और r के ऊपर से क्यूब हटेगा तो यहाँ हो गया क्यूब रूट, और 343 का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने पे आता 7 सेमी। तो त्रिज्या बराबर कितना गया, 7 सेमी। तो यही हमारे सवाल का क्या रहेगा, आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है बहुलक, और फॉर्मूला उसके बाद में जो संख्या है वो सब हमें लिख के पहले से क्वेश्चन में दी गई है।
और हमें पूछा गया है बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होती है, जो हम देखते हैं बारंबारता यानी एफ में, और हम बहुलक में सबसे पहले जो एफ की यानी बारंबारता में संख्या देखते हैं वो सबसे बड़ी होती है यानी F1 होती है, और F1 ही हमें यहाँ पे बताना है। तो फॉर्मूला हमें पता है वर्ग जो बहुलक का क्या होता है, ये होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक का। तो इसके लिए हमें देखना है कि हमें F1 बताना था। F1 की जगह क्या लिखा हुआ है 15, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी रहेगी 15। तो ये हमारा जो सवाल नंबर 5 था इतना सा था, सिर्फ इसमें इतना ही बताना है। आगे सवाल नंबर जो 6 दिया गया है हमें, उसमें पूछा गया है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रथम 10 सम संख्याएं, तो सबसे पहली सम संख्या होती है 2, फिर उसके बाद आता है 4, फिर 6, और ये सम संख्या ही लेनी है इसलिए हम सम संख्या ही ले रहे हैं 8, 10, और ये 10 तक नहीं 10 संख्या लेनी अभी हुई है 1 2 3 4 5, तो फिर उसके बाद 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये होगी हमारी सभी प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो चुकी है। और बट्टे में हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो बट्टे में जितनी संख्याएं 10 संख्या है उनका तो हमें पहले ही पता है, हम वैसे काउंट करके भी देख सकते हैं। अब इन्हें प्लस करना होता है माध्य निकालने के लिए। तो देखिए 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 हो गए 72, 72 और 18 हो गए हैं 90, 90 और 20 हो गए 110, और भाग में है 10। तो जब भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 11, और यही हमारा क्या है माध्य उत्तर। आगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमें दिया गया है एक सिक्का है, उसको एक बार उछाला जाता है। देखिए एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले तो अगर एक सिक्का होगा तो उसके दो पहलू होंगे, एक होगा हमारा हेड और एक होगा हमारा टेल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हेड टेल नहीं चित पट पूछा तो हम चित और पट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सिक्के के एक तरफ होता है चित और एक तरफ होता है पट, यानी कुल परिणाम कितने आएंगे 2, क्योंकि एक चित और एक पट सिक्के के दोनों तरफ, यानी कुल परिणाम हो गया 2। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है पट नहीं होने की प्रायिकता। यदि पट नहीं होगा तो पट को हम छोड़ देंगे तो फिर बचेगा चित। ठीक है, और हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है, हमें पता है कि प्रायिकता का योग कितना होता है 1, उसमें से जो है उसकी प्रायिकता हम घटा लेंगे तो जो नहीं है उसकी प्रायिकता आ जाएगी। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे हमें चाहिए पट न होने की, न होने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे, प्रायिकता का योग माइनस, और जो हो रही थी प्रायिकता, तो क्या हो रही थी वो समझ लेते। देखो हो रही थी चित की प्रायिकता, चित कितना था 1, और बट्टे में कुल परिणाम कितने थे 2, तो इसके बट्टे में भी 1 लगा दो, और 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, उसके बाद 1 की 2 से गुणा 2 माइनस 1 की 1 से गुणा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, भाग में कितना है 2। ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि पट ना हो तो क्या रहेगा चित, चित कितना है 1, और भाग में कुल परिणाम 2 ही आने वाला है। कहने का मतलब आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे प्रायिकता वाला निकल जाएगा। आगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले से दे दिया गया है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो उसी का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे जो दिया हुआ है 100 और पाई,
यहाँ पे 4 और पाई का मान हम इसीलिए नहीं चेंज करें क्योंकि आंसर में भी पाई दिया हुआ है, इसीलिए हम कॉमन रखेंगे कि पाई से पाई क्रॉस हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं समझे, वैसे देखिए बराबर के दोनों तरफ जब समान चिन्ह के साथ कोई सेम संख्या हो तो कट सकती है, चाहे वो पाई क्यों ना हो। अदरवाइज हमें पता जो या गुणा में वो इस तरफ भाग में तो आएगा और दोनों एक दूसरे से क्रॉस तो हो ही जाएंगे। फिर है आर जो हमारे पास पूछी गई है स्क्वायर फॉर्मूले के अनुसार। अब हमारे पास यहाँ पर है ये 100 और ये 4 जो गुणा में है आर स्क्वायर के साथ, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, और बराबर में है आर स्क्वायर। 4 से हम 100 को जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 25 बार, और आर के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 25 पर स्क्वायर रूट अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट निकलता है 5 और ये आ गई त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल था वो मीटर में दिया हुआ था। तो सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हमें यह दिया गया है यदि अन्य संख्याओं की एक श्रेणी का माध्य, हमें यह दिया गया है और प्रथम n-1 संख्याओं का योग भी दिया गया है। ये लैम्डा, इसे लैम्डा बोला जाता है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है वैसे इसे लैम्डा बोला जाता है। तो अंतिम संख्या देखिए, संख्याएं जब n थी तो अंतिम संख्या n होगी, उसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं, संख्याओं की जगह इसने थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। बाकी हम माध्य ज्ञात तो कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अगर संख्याएं होगी तो माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए माध्य ज्ञात करने का तरीका सिंपल सा रहेगा। अगर हमारे पास संख्या होती है 1 2 3, हम क्या करते, सब संख्याओं को प्लस करते, ठीक है, जितनी भी होती। और हमारे पास संख्याएं कितनी दे रखी है, यहाँ पर अन्य संख्याएं दे रखी है जिसके अंदर प्रथम n-1 संख्याएं तक, यानी कि संख्या हम n-1 मान लेते, इतनी हमें दे दी गई है, ठीक है ना। और इसके साथ में अंतिम संख्या n है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते, सभी जो संख्याएं होती है हमारी, ठीक है, जिसको हम n ही मान रहे हैं हमारे पास वो संख्याएं, उनका हम संख्याओं का भाग लगा देते, सभी संख्याओं का योग बटे में जितनी भी संख्या होती है, वो अभी n ही मान रहे हैं क्योंकि n ही हमारे पास है। तो इस प्रकार से हम उसका फॉर्मूला लगा के हम समांतर माध्य निकाल लेते, ठीक है। ये एक बार समीकरण 1 हो गई। फिर हमें यह दिया गया है यदि प्रथम n-1 संख्याओं का योग आपको पहले से दे दिया गया है, ठीक है। जैसे समांतर माध्य चलिए बाद में निकालेंगे। यदि आपके पास ये संख्याएं होती, कोई भी होती, मैंने जैसे ये इतने ही मान रखा है, ठीक है, सॉरी n-1, यहां तक की संख्याओं का योग मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। देखिए एक चीज याद रखना, इसे लैम्डा बोला जाता है, लैम्डा, ठीक है ना। इसका योग आपको समीकरण 2 बना लेते हैं, लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि अब समीकरण 1 और 2 के अनुसार हम ये कर सकते हैं कि जितना ये मान दिया गया है समीकरण 1 में, वो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, यानी कि माध्य बराबर, अब इसकी पूरी यहां तक हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, ठीक है। और प्लस में n एज इट इज था, बट्टे में क्या था, n। बाकी समीकरण 2 के अनुसार हमने मान रख दिया। अब हमें क्या करना है ये समझते हैं। यहाँ पर जो भाग में n है वो बराबर से इधर जाएगा तो माध्य के साथ क्या करेगा, गुणा, और इधर क्या रहेगा, लैम्डा प्लस n, ये n है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, वो n संख्याओं की जो माध्य था वो ज्ञात करना, तो सिर्फ n को यहाँ पे अकेले रखना है, बाकी यहाँ पे n को माध्य ज्ञात करना है, तो n इसे हम अकेला रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ये n है, इधर रख ले या उधर रख ले एक ही बात होती है। बराबर में ये जो माध्य आपको दिया हुआ है ये दूसरी तरफ बराबर था ही, अब ये प्लस का जो लैम्डा इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इससे आगे हम इसे हल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आगे हमें कोई मान दिया गया नहीं है, बस अंतिम जो संख्या n थी उसका माध्य हमने निकाल दिया, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा सवाल नंबर 9 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में हमें यहाँ दिया गया है एक पासे को एक बार फेंकना है तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। देखिए एक पासे के अंदर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो सबसे बड़ा अंक या कुल परिणाम हम मान सकते हैं वो कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि एक ही पासा है,
उसमें भी अभाज्य संख्या निकालनी है। तो देखिए अभाज्य संख्या होती है 2 प्राइम नंबर्स, 3 और 5। ये 3 ही 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती है। अब हमें अभाज्य संख्याओं का ही प्रायिकता निकालनी है। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। बट्टे में कुल संख्या कितनी थी? 6। अगर ये कट सकता तो हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अगर नहीं कटता तो हमारा वही फाइनल क्या हो जाता? आंसर। तो प्रायिकता का योग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। आगे सवाल नंबर 9 है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिर्फ सूत्र लिखना और हमें कुछ भी करना नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसा हमें पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए शंकु कुछ इस प्रकार से जो आकृति होती है, ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठ होता है ये वाला भाग जो हम नॉर्मल लिखते आए हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। लेकिन जब आपको संपूर्ण कुल पूछ लिया जाए तो हमें ये शंकु का जो ऊपरी भाग होता है वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल भी साथ में ऐड करना होता है, और वृत्त का होता है πr²। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल क्या हो गया? कुल या संपूर्ण एक ही बात है। देखिए दोनों में पाई कॉमन आ गया, r दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे बच गया है l, प्लस में पाई कॉमन था, r² था, यानी 2 बार था, एक कॉमन आ गया, एक यहाँ बच गया। तो इसे हम लिख सकते हैं πr ब्रैकेट में l+r, या ब्रैकेट में दोनों प्लस में तो r+l भी लिख सकते हैं। ये हमारा रहेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और सवाल नंबर जो 12 आखिरी है, उसमें हमें पूछा गया है वर्ग अंतराल आपके सामने, उसका वर्ग चिन्ह बताओ। वर्ग चिन्ह यानी x बताइए। x निकालने का तरीका आसान है। पहले दोनों जो हमारे वर्ग अंतराल होते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, उसको हम प्लस करेंगे और उन दोनों को आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग लगा देंगे। तो 24 + 30 ये हो गया 54, और 2 से डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 27। तो इनका वर्ग चिन्ह क्या होता है? 27। ध्यान रखिए वर्ग चिन्ह यानी कि जो हम xi निकालते हैं वही। तो इस तरीके से हमारा खंड अ मॉडल पेपर नंबर 6 का होता है समाप्त।